ये हमने एक नया इंस्टेंस बनाया ना विजुअल स्टूडियो का। इसमें हम स्टार्ट फाइल पे गए, न्यू पे गए, न्यू से हमने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया वेबसाइट। अभी फिर हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। वेबसाइट का कंसेप्ट तकरीबन अब ख़त्म होता जा रहा है। आप प्रोजेक्ट बनाते हो, प्रोजेक्ट के अगर आप इसकी एक DLL फाइल बना लेते हो जो डायरेक्ट रन कर जाती है वेब सर्वर पे अपलोड करने पे। हम प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट का हम नाम देते हैं। प्रोजेक्ट हमने फॉर एग्जाम्पल देते हैं, हम एक टेस्ट बना रहे हैं, कोई टेस्ट प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। कहता है क्रिएट सेपरेट डायरेक्टरी फॉर सोल्यूशन, ये चेक बॉक्स नजर आ रहा है। ये अगर हम चेक कर देंगे तो आपका जो सोल्यूशन जो है ना वो सारा का सारा एक फोल्डर के अंदर होगा। जिस तरह ये आपका फोल्डर है, जब यूजर आप देखो ना इसके अंदर, ये इसके अंदर क्या है, आपका सारा का सारा सोल्यूशन जो है ना वो इस फोल्डर के अंदर है, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर है। उसने एक एग्जी बार आपके ऊपर बार रख दी है, ठीक है। अब वो क्या होता है कि आप क्या करते हो, आप सिंपली जो है ना इस पर क्लिक करते हो, आप इसके अंदर इसके डिटेल इसके अंदर नहीं जा रहे होते हो, ठीक है। आप जैसे आप डायरेक्ट प्रोजेक्ट रन कर लेते हो इस पर क्लिक करने से। अगर आप इसको चेक करते हो इस बटन को तो वो एक एक्जी फॉर्मेट बना के दिखा देगा। अगर मैं चेक नहीं करता तो वो एक्जी जो बार पड़ी वो इसके फोल्डर के अंदर ही रख देगा। ये आपकी मर्जी है। मैं नॉर्मली इसको चेक रखता हूँ। आप बना दिए, हमने इसको ओके कर दिए। अब उसने मुझे पूरा प्रोजेक्ट का लेआउट यहाँ पे बना के दे देगा, देखें, ठीक है। इसके अंदर वो प्रॉपर्टीज भी, रेफरेंस भी ऐड कर रहा है, ऐप डाटा भी ऐड कर रहा है, स्क्रिप्ट भी, स्टाइल जब आप वेब का कोई स्टाइल ऐड करना चाहते हो वो बाय डिफॉल्ट उसने एक CSS ऐड कर दी है जो आप स्टाइल को यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। डिजाइन में गए तो उसने बिल्ट इन आपको एक स्टाइल दे दी है। ये तो बाद में हम डिलीट कर लेते हैं, अपने साथ से अपना स्टाइल जो हमने डालना है CSS वो डालते हैं, एडिट कर लेते हैं, बनी बनाई CSS के अंदर डाल देते हैं। तो वो जो लेआउट होता है वो हमें यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है। तो एक ये साइट डॉट मास्टर एक मास्टर फाइल बन जाती है साइट की, क्योंकि हम इसके अंदर यूज़ भी करेंगे मास्टर पेज का कंसेप्ट, ठीक है। मास्टर पेज ये होता है कि आप एक पेज बना लेते हो, ठीक है। अब आपको एक चीज़ तो कॉमनली ऑब्जर्व की होगी, जब एक वेबसाइट होती है तो वो सारी की सारी एक तरह की होती है। आपने ये नहीं देखा कि एक वेबसाइट बना ली आपने, वो हरी है, दूसरी का पेज बना वो ग्रीन है, और कंसिस्टेंसी होती है ना। फॉर एग्जांपल मैं आप अपनी वेबसाइट खोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कर रहा हूँ आपको www.vuhelp, सबसे मोटी मिसाल और बड़ी मिसाल तो VLMS की है कि जब आप होम और अकाउंट बुक सारा कुछ सेम है। जेनेरिक सिस्टम देता हूँ, आगे पेज खोल लिया हमने, ठीक है। अब इसकी जितनी भी पेजेस पे हम गए, ठीक है, उसमें कंसिस्टेंसी है, उसके अंदर यही फ्लो यूज़ हो रहा होगा, ठीक है, उसका यही लेआउट होगा, ठीक है, उसका कलर स्कीमा ये होगा, ये कोई चीज़ इतनी खास चेंज नहीं होगी। मैं किसी और पेज पे चला गया, ठीक है, मैं ग्रुप्स में चला गया, जिस चीज़ में भी गया, ठीक है, मैं ऑनलाइन क्विज में चला गया, जिस पेज पे भी मैं गया तो वो ऊपर लेआउट कोई चेंज नहीं हुई, उसके अंदर कंटेंट चेंज हो गया। ये सारे के सारे उसके जो ग्रुप्स थे सारे के सारे उसके आपको विजिबल हो गए, ठीक है। तो ये जो मास्टर पेज का कंसेप्ट होता है वो आपको एक कंप्लीट लेआउट दे रहा है, जिसको आपकी मास्टर पेज लेआउट कहते हैं, मेन पेज लेआउट कहते हैं, वो आपको उसने दे दिया, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि आप इस पेज से और पेज जनरेट करते हो, और उस पेजेस के अंदर जो जगह आपने एडिट करनी है या आपने, अब देखो इस वेबसाइट के अंदर गए, अब इसके अंदर हर जगह चेंज नहीं हो रही, स्पेसिफिक कंटेंट चेंज हो रहा है हर पेज के अंदर, कि यहाँ पे कंटेंट चेंज हो गया, यहाँ पे कंटेंट चेंज हो गया, यहाँ पे मतलब चेंज हो गया, मतलब मुख्तलिफ लोकेशन पे कंटेंट चेंज हो रहा है, बाकी लेआउट हुई का वही है। तो हम क्या करें अगर हम ऐसे मास्टर पेज के अंदर अगर ऐसी प्लेस होल्डर डाल दें, प्लेस होल्डर जो जगह को होल्ड कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, वो उन जगह को होल्ड करेंगे जहाँ पे हम कंटेंट डाल सकें डिफरेंट, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसका सोर्स व्यू देखते हैं। ये डिज़ाइन व्यू हो गया नीचे, ये सोर्स व्यू हो गया, स्प्लिट व्यू हो गया, यानी कि आपको दोनों व्यू दे रहा है, ठीक है। डिज़ाइन व्यू में हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, सोर्स में भी कर सकते हैं, लेकिन लोग प्रेफर करते हैं कि यहीं पे जनाब आप जो कुछ भी हो ड्रैग एंड ड्रॉप डायरेक्ट कर लें इसके अंदर, ठीक हो गया। अब हमने क्या कहा था कि हमने कहा हम बनाएंगे एक आपके पास प्रोजेक्ट न्यू बनाएंगे। मैंने कहा ऐड डाटा कनेक्शन किया, डाटा कनेक्शन करने के बाद मैं डेटाबेस स्पेसिफाई करता हूँ, उसके बाद उसका नाम देता हूँ कि डेटाबेस का मैं SQL एक्सप्रेस एडिशन, ठीक है। अब मैं डेटाबेस सेलेक्ट इंटर डेटाबेस नेम, उसके अंदर कोई डेटाबेस पड़ा है तो वो भी आपको सारे सारे दिखा देगा, इसके अंदर डेटाबेस पड़े हुए। इसलिए हमें पहले जब इंस्टॉल करते हैं उसको DB का कनेक्शन बनाना ज़रूरी होता है क्या? नहीं, ये डॉट खुद ब खुद जब इंस्टीट्यूट होता है तो उसका कनेक्शन खुद बना लेता है, ठीक है। ये इसको मैंने गलत किया है, इसको
डॉट स्लैश स्लैश ये वाला। ओहो डॉट चलो अभी इसकी जो जितनी भी हमारे पास टेबल इसके होंगे ना वो हम एक्सेस हो जाएंगे। देखो इसके अंदर ये टेबल पड़े हुए, न्यू भी ऐड कर सकते हैं हम, कुछ और नाम लेकर के नहीं, ये वो बना के दे देगा हमें। ये एसक्यूएल एक्सप्रेस एडिशन में हमारे टेबल बन रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार मैं इतना बड़ा डेटाबेस यूज़ नहीं करता, मैं एम्बेडेड डेटाबेस, मेरी छोटी सी एप्लीकेशन है, कोई इतनी हैवी एप्लीकेशन तो नहीं है, मैं एक और मैकेनिज्म यूज़ कर लेता हूँ। अब ये जो डेटाबेस आप बना रहे हैं, जब आप प्रोजेक्ट किसी और लैपटॉप में शिफ्ट करेंगे तो आपको तब प्रॉब्लम आएगा। तब प्रॉब्लम ये आएगा कि वो आपको डेटाबेस अलग से SQL मैनेजमेंट स्टूडियो करना पड़ेगा और उसमें ऐड करके सारा कुछ करना पड़ेगा। वो एक इशू है रियली, मतलब मुझे जो शुरू में प्रॉब्लम आया था, मैंने फॉर पोल्ट्री फार्मिंग के प्रोजेक्ट बनाए थे, मैं लैपटॉप को भी दिखाऊंगा, तो मैंने एक्सप्रेस एडिशन बना के दिए थे। अब स्टूडेंट की पीसीबी इंस्टॉल करने के लिए मुझे स्टूडेंट मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल करना पड़ता था। पहले मैनेजमेंट स्टूडियो से उसको मैं डेटाबेस लोड करता था, फिर यहाँ से एक्सेस करता था। मेरे लिए बड़ी टेंशन बनी थी, मैंने कहा यार प्रोजेक्ट इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि मैंने कमर्शियल एप्लीकेशन में काम किया था। कमर्शियल एप्लीकेशन 2008 में चलती हैं, फुल फ्लेज डेटाबेस के साथ चल रही होती हैं, तो वही मैकेनिज्म यूज़ होता है। मैंने कहा यार स्टूडेंट के लिए तो बड़ा मसला है, मुसीबत है, तो इसके लिए फिर उन्होंने मुझे किसी ने, एक दोस्त ने गाइड किया कि यार इसके अंदर छोटे डेटाबेस अवेलेबल हैं, तो आप वो यूज़ कर लेकर, वो पोर्टेबल है, उसके साथ ही चल रहे थे। अब आपने प्रोजेक्ट ट्रांसफर किए और डबल क्लिक किया, आपको डेटाबेस अवेलेबल होती है इसके अंदर। तो वो मैं बता रहा हूँ कि ऐड न्यू आइटम कर दिया, ऐड उसमें हम डाटा सेलेक्ट करते हैं। आप मैं इसको SQL डेटाबेस सिंपल कर दिया, यूज़ कर लेते हैं। इसको मैं नाम देता हूँ कोई भी, अगर आपने प्रोजेक्ट खोला भी हो ना, मेरा प्रोजेक्ट देखो, उसकी एक्सटेंशन देखो ना, तो आपको ये नज़र आ रही होगी, देखो ये देखो MDF जी, ठीक है। अब मैं ऐसी जो चीज़ सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखो डाटा क्या है MDF, मैं टेस्ट डेटाबेस लिख दिया, मैं कोई भी इसका नाम दे सकता हूँ, टेस्ट DB, ठीक है, और मैंने ऐड कर दिया। You attempt to add a ऐप डाटा के अंदर do you want to place the app data folder attempt to add a specific एज एप्लीकेशन काम करेगा ना, और फिर ऐप डाटा के अंदर से वीडियो उठा लेगा। ऐप डॉट कन्फिग में आना चाहिए था, चलो नहीं इधर नहीं आना चाहिए था, इसका वैसे मैं हुआ, ठीक है ठीक है। अब हमारे पास जो है ना वो एक डेटाबेस बन गई। अब डेटाबेस के अंदर मैं मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ, टेबल ऐड करना चाहता हूँ। मैं टेबल को खोला, टेबल में मैंने क्या किया, ऐड न्यू टेबल कर लिए। 2 टेबल बनाऊंगा, ज़्यादा टेबल नहीं बनाऊंगा, ठीक है, काम छोटा छोटा रखूँगा, इतना लंबा नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने टेबल बना लिया, वो मैं लॉगिन का टेबल बना लेता हूँ, ID, ठीक है, कॉलम टाइप मैं इसको इंटीजर रख रहा हूँ, अलाउ नल ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा इसका मैं रख देता हूँ नेम, ठीक है, एनवार चार्ज को 20 कर देता हूँ कि 20 तक करेक्टर जो है ना नेम के लिए स्पेसिफाई कर सके, ठीक है। अलाउ नल ख़त्म कर देता हूँ। तीसरा पासवर्ड देता हूँ, पासवर्ड यार ये क्या हो रहा है, नीचे टच पैड पे आपको वो ठीक है, इतना बड़ा टच पैड है इसको आप छोटे लैपटॉप यूज़ करने यार मुबशिर के लिए मुझे ज़्यादा लंबा खाना पड़ेगा, मोहम्मद मुबशिर तक खाना कार्ड भी, ठीक है। तीसरी चीज़ मैंने रख दी ईमेल ना भी रखो, अभी मैं फिलहाल ज़रूरत नहीं है, मैं कहता हूँ थोड़ा इसको शॉर्ट रखें, चलो ईमेल रख ही लेते हैं आप, जिसको बाद में रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह भी सीखनी होगी तो ठीक है। ईमेल का मैं खाली रख सकते हैं, अलाउ नल का ये करिए, खाली भी आता है फील्ड, इट डजंट फील्ड हमारे लिए कोई इतना इशू नहीं है। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, पूछेगा क्या इसका नाम क्या रखना है, मैं कहता हूँ इसका नाम है रख दिया, बल्कि एक और काम करना है इसको। सबसे पहले मैं जो इसकी जो है ना ID है ना, इसको मैं एक और प्राइमरी की बना लूँ, इसकी एक चीज़ और कर लूँ, मैंने उसके अंदर चेंजिंग को अलाउ कर दूँ कि डेटाबेस के अंदर आप चेंजिंग बाद में भी कर सको। डेटाबेस टूल्स, ठीक है। अब मैं इसको राइट क्लिक करके सेट एज प्राइमरी की कर रहा हूँ, और मैं कहता हूँ प्राइमरी की खुद ब खुद इंक्रीमेंट होता रहे, मुझे टेंशन ना लेनी पड़े, इसके अंदर मैं डाटा इंटर करता हूँ। तो मैं इस आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में जाके इसको करता हूँ, क्लिक करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ यस,
अब वो एक एक के बाद एक इंक्रीज खुद ब खुद इंक्रीज होती रहेगी। मेरी टेंशन ख़त्म हो गई है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब इसको मैं लग देता हूँ लॉगिन का टेबल लिख देता हूँ। मेरे पास एक लॉगिन का टेबल बन गया। अब मैं एक और टेबल के अंदर ऐड कर लेता हूँ। राइट क्लिक किया, न्यू टेबल, इसका नाम आप दे दें कि आपको फॉर एग्जांपल क्लास इसको सिटी कर देते हैं, क्योंकि हमें एक सिटी का टेबल उसके साथ ऐड करना है। सिटी का क्रॉस रेफरेंस भी ऐड कर फॉर्म की है, लेकिन फिलहाल अगर एक टेबल रहने दें, सेशन मेरा ख़त्म होता जा रहा है, टाइम शॉर्ट है, तो एक ही टेबल फॉरन रेफरेंस की और हम नेक्स्ट सेशन में किसी सेशन में कर लेंगे। ठीक है, बना ले जल्दी जल्दी में होता है, 1 मिनट का काम है सारा। नहीं, उसके बाद समझाने वाला रेफरेंस की ऐड करना वो करना लंबा हो जाएगा सारा का सारा। पीछे कोड भी तो करना है ना हमने फिलहाल। तो हमारे पास फिलहाल एक रेफ ऐड बना लेते हैं, इसमें भी डाल देते हैं, आईडी डाल देते हैं इसकी। ठीक है, लेकिन इसमें फॉर्म की कंसेप्ट आपको नहीं फिलहाल समझा रहा। ठीक है, इंटीजर रख लेते हैं और नाम रख लेते हैं। इसके बाद दूसरा नाम रख लेते हैं, ये क्या कहते हैं, इसको कर लेते हैं, क्या रखें इसको, इसका इस टेबल बनाए, टेस्ट टेबल सर्वे का टेबल बना ले, सर्वे टाइप का, सर्वे टाइटल। ठीक, आईडी टाइटल होगा उसको कोई। ठीक है, बात 4 10 बस इसको छोड़ दो, मैं 10 बस भी बहुत है। टाइटल के बाद उसकी मैं रख लेता हूँ कैटेगरी कौन सी है। ठीक है, शॉर्ट लिख रहा हूँ बस। भी रहने जाने दें, चलो समझ में बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप उसकी जनाब कैटेगरी डाल देते हो, टाइटल कैटेगरी, और उसके बाद आप उसके अंदर सर्वे के अंदर आंसर, उसके आंसर के भी रख सकते हो और कुछ भी रख सकते हो, या उसकी और क्या रख सकते हो उसके अंदर, ये किस यूज़र ने क्रिएट किया। ठीक है, क्या कहते हैं, यूज़र, हाँ, क्रिएटेड बाय, या क्या कहते हैं, यूज़र आईडी, उनका आईडी रख सकते हैं। ठीक है, और ये भी रख देते हैं यूज़र आईडी। हमारे पास अब इंटीजर आएगी, क्योंकि हमारे पास इंट हमने वहाँ से इसको रेफरेंस लेना है, तो ये इंटीजर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक किस्म का एक टेबल बन गई। इसको मैं सेव करता हूँ, उसको मैं सर्वे का नाम देता हूँ। ठीक है, अब मैंने सेव कर लिया इसको। ठीक हो गया। प्रोडक्शन है ना ठीक हो गया जी। अब क्या है कि अब हम इसमें 2 टेबल हमारे पास बन गए। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम इसकी एंटिटीज बनाना चाहते हैं, हम इसमें डाटा डालना भी चाहते हैं, डाटा निकालना भी चाहते हैं। तो थ्रू एंटिटीज़। ठीक है, मैंने तो टेबल क्लोज किए। ठीक है, और इसके अंदर मैं रफ डाटा भी डाल सकता हूँ। आपको यहाँ से छोटा टेबल में अंदर कोई सा एक डाटा अपने तौर पर डाल दे। फॉर एग्जांपल देखिए, अब मैं इसको आईडी छोड़ देता हूँ खाली, इसको मैं कहता हूँ कि एडमिन है। पासवर्ड इसका मैं रख लेता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 रख लेता हूँ। ईमेल फिलहाल ना जाने तो एंटर कर दिया। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, अब ऑटो इंक्रीमेंट हो गया, उसने खुद ब खुद ऐड कर लिया इसके अंदर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसके डिज़ाइन लेआउट पे फिलहाल बात नहीं करता, मास्टर पेज के कंसेप्ट में बाद में बात करेंगे। ठीक है, 3 क्लासेस है, 3 क्लासेस में हम इक्वली डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, आइडिया है थोड़ा, आइडिया है थोड़ा मास्टर पेज का कंसेप्ट का। वही ना, मैं जिस तरह का वीडियो में है कि जिस तरह से एक बार एक मुसलसल पट्टी चलती आती है, तो एक आपकी एक ऐसे लेआउट जो कि हर पेज पे कांस्टेंट रहे, मास्टर पेज आपका। हाँ बिल्कुल, मैंने समझा दिया ना। मास्टर पेज जनरेट करेंगे, वो आपको दिखा भी देंगे, कंटेंट पेज होल्डर का भी इतना बता देंगे। बाकी ये कि ना मतलब साथ साथ बन जाएगा तो कोई इशू नहीं है उसमें। अगर आपके पास और ज़्यादा टाइम होता तो आपकी टाइम तो मतलब है, जो हमारा भाई तो 6 तारीख को है। मेरे पास तो नहीं है ना, आपने गलत टाइम पे मुझे इस वैसे तो हम आपको पहले से कह रहे थे, लेकिन हमने कहा था आपके तो वाइवा काफ़ी दूर है, हम बाद में इस्लामाबाद से आऊँगा तो कर लेंगे। समझा तो मैं सारा कुछ दूंगा। .NET को कोर्स तो नहीं करवा रहा मैं। हाँ नहीं, वो हम अभी जो लेक्चर्स बता रहे थे ना, वो भी हम अभी देंगे रातों रात। तो अभी आप देख रहे हैं लेक्चर भी, तो आप अभी देख रहे हैं, वो भी कर लेंगे। 8 दिन जो रह गए सब किसी दे। हम क्या कर रहे थे,
तो भी वापस पकड़ लो, क्लेम हो करा दिया। अब क्या कर रहे हैं हम, इस टेबल्स के अंदर हमें डाटा डालना है और डाटा निकालना है। हम ये फिलहाल ये इन चीज़ों को निकाल रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें टेम्पलेट भी हमने CSS में लगाना था ना, जो आपने जिस तरह से बनाया हुआ है टेम्पलेट। हाँ, ये टेम्पलेट बिल्ट इन आ रहा है इसके अंदर, बाय डिफॉल्ट एक टेम्पलेट बना हुआ आ रहा है। हम जब उसके अंदर खुद से CSS ऐड करते हैं तो वो CSS मैंने बताया ना, ये स्टाइल शीट में आप यहाँ पे स्टाइल शीट ऐड करते हो और यहाँ पे वो पेज ऐड कर लेते हो। उसमें पेज के अंदर इस पेज का रेफरेंस स्टाइल CSS का रेफरेंस देते हो। देखो अब सोर्स कोड में जाऊँगा ना तो इसके ऊपर टॉप पे वो CSS का रेफरेंस दिया हुआ, कोड बिहाइंड डिफॉल्ट डॉट CSS, ये सारा कुछ। ये देखो मास्टर पेज का ये है। अब इसकी मास्टर पेज के अंदर जो है ना CSS ये वाली होगी। मैं मास्टर पेज पे डबल क्लिक करता हूँ और उसके ऊपर जाता हूँ कोड सेक्शन में, तो ये स्टाइल शीट का लिंक ये कहाँ से ले रहा है, लिंक कहाँ से उठा रहा है, नया फोल्डर, उसमें स्टाइल्स हैं, स्टाइल के अंदर साइड डॉट CSS ये होगी, वो उसने ये इस फोल्डर का उठाया। ये किस चीज़ का साइन है, हाइफन साइन है ना, हाइफन साइन है पिछली डायरेक्टरी में जाने के लिए, ये फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है ना, तो वो उसके कह रहा है कि ये जो इस डायरेक्टरी में है उसे एक आगे की डायरेक्टरी में जाओ। इस टिल्डा करंट डायरेक्टरी को शो करता है। मेन डायरेक्टरी स्टाइल से हाँ, ये टिल्डा हमेशा याद रखो, टिल्डा वो चीज़ होती है जो आप करंट जिस चीज़ में अब अवेलेबल होते हो, जिसमें बैठे होते हो। ठीक है। तो क्या है कि आप जिस लोकेशन पे हो उस एक फोल्डर आगे बढ़ा हुआ है, ठीक है, और फोल्डर का नाम है स्टाइल, उसके आगे जो साइड है CSS, ठीक है, ठीक हो गया। आप इसको डिलीट करते हो, ठीक है, इसको मैंने कर दिया डिलीट। अब दोबारा स्टाइल CSS को देखोगे नहीं आएगी, कुछ भी नहीं। और लेके आना कितना आसान है, आपने यहाँ से पकड़ा, ये ज्यादती है, ठीक है, और लेके आए, ज्यादती है। और बेचारे जो पहले कमी करते तो मर गए वो, तो फिर हाँ तो वो तो क्लिक से इधर से उधर किया, हाँ, वो टाइपिंग आपको कम होगी, लेकिन कंसेप्ट तो आपने लेना है ना। मैंने बताया कि प्रोग्रामिंग में आपको लॉजिक देखनी होती है, कंसेप्ट लेना होता है कि बेसिकली क्या क्या हो रहा है। वो मैं टाइप नहीं करना पड़ रहा, आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो, लेकिन आपको पता तो हो ना एक चीज़ का पता तो हो ना। अगर आपको कंसेप्ट नहीं है तो फिर तो कोई बात ना हुई ना, ठीक है। अब ये डिफ़ॉल्ट पेज इस साइट मास्टर से एक्सट्रैक्ट किया गया है, इस पेज से लिया गया है, अबाउट भी लिया गया है, डिफ़ॉल्ट भी लिया गया है। आप जितने भी पेज एक्सट्रैक्ट करोगे ना साइट मास्टर से, एक और पेज भी हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ऐड पे आते हैं, न्यू आइटम पे करते हैं। अब मैं कहता हूँ कोड सेक्शन में जाते हैं और मैं कहता हूँ कोड में क्या, मैं विजुअल सी में जाता हूँ, सॉरी तमाम चीज़ें में अवेलेबल हैं। वेब फॉर्म सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं वेब फॉर्म सिंपल नहीं सेलेक्ट करूँगा, फ्रॉम मास्टर पेज सेलेक्ट करूँगा, उसको कोई नाम दे दूँगा, उसमें मैं कहूँगा टेस्ट, ठीक है, टेस्ट पेज, ठीक है, और इसको मैं ऐड करूंगा तो वो कहेगा मास्टर पेज। भाई मास्टर वो किधर पड़ा हुआ है जिससे आप इसको बनाना चाहते हो, मैं कहता हूँ ये साइट मास्टर वाला जो है ना, इसको सिलेक्ट कर लूँगा और ओके कर दूंगा, तो उसने मुझे एक और पेज बना के दे दिया टेस्ट। उसका मैं कोड देखूंगा तो वो भी इस तरीके से होगा, ठीक है, ठीक है। अब वो मेरा ये चीज़ समझाने का मकसद फिलहाल नहीं है, आप लोग फिर डिज़ाइन पे आ जाते हो बार बार दौड़ के। मैं आपको कुछ और चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैं क्या कहता हूँ, इधर से मैं एक लेबल ड्रैग करता हूँ, लेबल मेरे पास इधर आ गया। मैं लॉगिन बनाना चाहता हूँ, लॉगिन सिस्टम, और ये लेबल थोड़ा नीचे लेके आना था, आप ऊपर लेबल चला गया, इधर लेबल चला गया। लेबल का मैं आपकी प्रॉपर्टीज़ पर राइट क्लिक करता हूँ, इसकी मैं प्रॉपर्टी में चला जाता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जहाँ पे शो हो गई, इसका लेबल का मैं टेक्स्ट पहले चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ यूज़र नेम, यार आपका जो है ना ये यूज़र नेम, ठीक है। अब इसके आगे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक फील्ड डालूँ जिसके अंदर मैं टेक्स्ट बॉक्स होगा, जिसके अंदर मैं टेक्स्ट कंटेन करवा सकूँ। तो मैं टेक्स्ट बॉक्स कर गया, टेक्स्ट बॉक्स ये आ गया, ठीक है। अलाइनमेंट को फिलहाल मैं नहीं देख रहा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ लेबल एक और पकड़ लिया, उसके अंदर क्या किया मैंने, क्या पासवर्ड है भाई, ठीक है, और मैंने सेव कर ली, और मैंने दूसरा टेक्स्ट बॉक्स पकड़ा, ड्रैग करके ले आया इधर, ठीक है। अब मेरे पास इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैं कर लेता हूँ, जो मुझे एक्सेस करना होगा वहाँ से, तो मैं इसका नाम ऐसे रखूँ जो मुझे बाद में याद रहे, ठीक है। मैंने इसका नाम TB यूज़र, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स यूज़र। मैंने इसको दूसरे का रख दिया TB पास, ठीक है। पासवर्ड पूरा लिख लें, इट्स ओके, ठीक है, एंटर कर दिया। TB यूज़र, TB पासवर्ड, मेरे पास 2 फील्ड आ गए। तीसरा मुझे बटन चाहिए जिसमें मैंने सबमिट करवाना है, क्या करना है, जो भी करना है, लॉगिन करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक बटन लेता हूँ,
कितना क्या बटन ये पड़ा था, बटन को मैंने ड्रैग किया, ठीक है। मैं इसको टेबल शेपर में नहीं ले रहा, अलाइनमेंट करने चक्कर में भी पड़ रहा, ये आप जो है ना मेरा कंसर्न नहीं फिलहाल नहीं है, ठीक है। यार ये मुझे इतने बड़े की पैड से जो है ना वैसी मुझे होती है। लॉगिन गो कर दिया, लॉगिन कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब आप देखो यूज़र नेम पासवर्ड में जब क्लिक करूँगा गो पे या लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो वो उसके अकॉर्डिंगली डेटाबेस ही चेक करके कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। मैं अब क्या कर रहा हूँ, अब मैं जब इसके बटन पे जब डबल क्लिक करूँगा तो मैं इसके डायरेक्ट कोड सेक्शन में चला जाऊँगा। ये MVC है, MVC में हम क्या कर रहे हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली प्लेटफॉर्म मॉडल व्यू कंट्रोलर है। इसको कोड के पेज को अलग किया हुआ है, व्यू को जो इसने पेज अलग किया हुआ है। देखो हम default.asp.cs वाले पोर्शन के कोड सेक्शन में आ गए हैं। ये डिफॉल्ट डिजाइनर व्यू है। अब मैं कोड का उसने पेज अलग किया हुआ है, लेकिन इसके साथ इसके साथ अटैच किया हुआ है। इसने ऊपर देखा सोर्स में अगर जाए ना तो उसने मास्टर फाइल के साथ साइड इसको अटैच किया हुआ है, ठीक है। ये हाँ ये देखिए इसकी ECS की फाइल अपने साथ ये अटैच की, कोड बिहाइंड डिफॉल्ट डॉट ये कि भाई ये भी इसी की फाइल है, इसके साथ अटैच है। ये इंक्लूड हुआ जिसमें PHP के अंदर हम करते थे सिंटैक्स, तो ये इंक्लूड कर रहा है उस पेज को अपने अंदर, ठीक है। लेकिन अलग अलग कर दिया, अब हमें एक डिज़ाइनर व्यू अलग मिल रहा है, कोड व्यू अलग मिल रहा है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस पर जब डबल क्लिक किया इस पर गया तो अब कहता है क्या कर रहे हैं। अब मेरे पास 2 यूज़र वहाँ पे TB यूज़र नेम और पासवर्ड आ रहे हैं, लेकिन अभी डेटाबेस में हमने एंटिटीज अभी बनाई नहीं है। कहते हो अभी तो हमने डेटाबेस बना लिया लेकिन एंटिटीज नहीं। मैं कहता हूँ ऐड पे गया, मैं कहता हूँ कि एंटिटीज बनाओ जो डेटाबेस के डालने के लिए मेरी हेल्पफुल हो। मैं डाटा सेक्शन में गया, डाटा सेक्शन में कहता हूँ कि edu.net मॉडल यूज़ करो। अब मैं इस मॉडल का नाम देता हूँ, इसका फ़ायदा क्या होता है edu.net का? एंटिटी मॉडल बना रहा हूँ ना, एंटिटीज उनकी मॉडल ऐसा मॉडल बना रहा हूँ जो एंटिटीज को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। अब मैं इसको वन को करता हूँ, इसको मॉडल में रखता हूँ ताकि आपको पता चले कि एक मॉडल है बेसिकली हमारा। मैं से कहता हूँ कि टेस्ट प्रोजेक्ट नाम है टेस्ट मॉडल, टेस्ट DB मॉडल, BD बन गया डी टेस्ट DB मॉडल। ज़रा नाम ज़रा पता चले कि क्या हो रहा है आपको इस चीज़ से। अब मैं ओके कर रहा हूँ। आप कहता है ये जो मॉडल है ये आप कहाँ से जनरेट करवाना चाहते हैं भाई, एम्प्टी मॉडल रखना चाहते हैं या डेटाबेस में? तो डेटाबेस तो मेरे पास है, मैंने डेटाबेस में बना लिया है। अब मैं सिर्फ मॉडल जनरेट करवा रहा हूँ। आप कहता है कि भाई ये टेस्ट DB है आपकी, मैं कहता हूँ हाँ यार ये मेरी टेस्ट DB ही है। हम कहते हैं ये कनेक्शन स्ट्रिंग बना के मैं आपके बना रहा हूँ के लिए मैं कहाँ सेव करूँ? मैं कहता हूँ ये वेब कन्फिग के अंदर सेव कर दो, अगर नहीं सेव करेगा तो सेव। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ तो उसने इसका नाम दे दिया टेस्ट DB। मैं जब भी इसको एंटिटीज को कॉल करना चाहता हूँ मैं टेस्ट DB के नाम से इसको कॉल कर सकता हूँ। सारे के सारे टेबल मुझे एक्सेसिबल होंगे इसके थ्रू, ठीक है। मैं नेक्स्ट करता हूँ तो कहता है कि भाई ये आपने इसकी एंटिटीज के अंदर कौन कौन से टेबल के आप व्यूज़ एक अलग सब्जेक्ट है, मतलब एक पढ़ने वाला टेबल है कि व्यूज़ को किस तरह यूटिलाइज कर देते हैं, व्यूज़ के अंदर काम किस तरह करते हैं। व्यूज़ का फिलहाल मैं इसको चेक नहीं कर रहा, स्टोर प्रोसीजर और व्यूज़ एक अलग चीज़ है और एडवांस थोड़ा सा हो जाता है, एक और मेथडोलॉजी है। ज़रूरत की चीज़ हम पढ़ेंगे, गैर ज़रूरी चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं टेबल दोनों को सेलेक्ट कर लिए भाई, अब इन दोनों से मैं एंटिटी जनरेट करना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ मैंने फिनिश कर दिया। अब मेरे पास एंटिटीज़ बन के आ गई हैं। अब एंटिटीज़ आपको शो भी हो जाएंगी, नज़र भी आ जाएंगी। देखें मॉडल बना हुआ आ जाएगा आपको, आपका क्लास डायग्राम बनी हुई आ जाएगी। उधर आपने देखा था वो आपकी DB डिज़ाइन बन गया था, अब आपका क्लास डायग्राम बन गया, ठीक है। ये आपका क्लास डायग्राम बन गया, ठीक है। आप जो लोग उधर खपते रहते हैं और डेटाबेस डिज़ाइन और आप 2 चीज़ें तो यहीं से मिल गई है, सहूलत है ना आपको। मतलब अगर आप प्रोग्रामिंग आते हो तो आप वो DP2 जो डिज़ाइन फेज 2 बनाते हो उसके अंदर 2 ही डायग्राम होती है जो बंदे को बहुत तरीके कॉल करती हैं, वो एक क्लास डायग्राम होती है, डेटाबेस की। अब दोनों चीज़ आपको यहाँ से मिल रही है, ठीक है। अब ये एंटिटीज बन गई, हमारे पास क्लासेस बन गई हैं, ये 2 क्लासेस बन गई हैं। इनकी मेन क्लास का जो ऊपर नाम है वो टेस्ट DB मॉडल है, ठीक है। ये सारा का सारा इसको मैं एक्सप्लोर भी कर सकता हूँ। मैं इसके अंदर जाऊँ ना, ये रेफरेंस भी ऐड हो गया है डाटा का, ठीक है। ये रेफरेंस के अंदर इसको बाकायदा रेफरेंस ऐड हो गया है। अब इस प्रोजेक्ट में ये देखो ये जो है ना, अब मैं यहाँ पे टेस्ट DB मॉडल है, ये देखो टेस्ट DB मॉडल पूरा का पूरा मॉडल यहाँ पे शो हो रहा है मुझे। क्लोज कर दिया मैंने, एंटिटीज मुझे सारी अवेलेबल हो गई हैं मेरी सारी, ठीक है। आप इसको यहाँ पर एंटिटीज को देख भी सकते हो, किस चीज़ में देखते हो, कौन से है सर्वर में, नहीं सर्वर में एंटिटीज को देखने के लिए आप क्या करते हो, एक मिनट, एरो को क्लिक
देखने के लिए हम क्या करते हैं, व्यू में लास्ट में नज़र आ जाएगा। लेकिन इसका एक और भी जो सबसे इजी वे होता है वो यहाँ पे आपको शो हो रही होती है। एंटिटीज को व्यू करने का फायदा क्या है? फिलहाल तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिलहाल तो कोई फ़ायदा नहीं है हमें, लेकिन मैं बता रहा हूँ अब मेरे पास एंट्रीज बन गई हैं इसकी यार। इसको लेकिन एक दफ़ा आप लोगों को नज़र आ जाना तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए हम काम करते हैं जब देखते हैं। अब हमारे पास एंट्रीज बन गई है, हमारे पास ये टेबल और इसकी बन गई है एंट्रीज, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज देखने से भी हो जाएगा। नहीं ये सारी ये एंट्री मॉडल है इसके साथ, ठीक है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम बेसिकली अब हम एंटिटीज फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या कहते हैं, जब बटन क्लिक हुआ, बटन क्लिक करने के बाद मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ अपने पास वेरिएबल, ठीक है, ठीक है। उसको मैं नाम दे रहा हूँ यूज़र, यूज़र, ठीक है। और उसके अंदर मैं पता है कहाँ से टैग डाल रहा हूँ, मैंने कहा टीबी यूज़र डॉट टेक्स्ट, उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। डॉट टू स्ट्रिंग ये होता है कि अगर उसके अंदर कोई चीज़ अगर ऑब्जेक्ट कोई स्लैश वगैरह डाल रहा है तो उसको क्लीन कर देता है, ठीक है। ये नॉर्मली हम यूज़ कर लेते हैं हमारे अपने फ़ायदे के लिए कि कोई एसक्यूएल इंजेक्शन ना कर सके, ठीक है। अब मैं एक और लिखता हूँ स्ट्रिंग पास, ठीक है। और भी टीबी पासवर्ड डॉट टेक्स्ट डॉट टू, हाँ टेक्स्ट स्ट्रिंग है इसको, पासवर्ड के फ्रेम में नहीं है क्या? पासवर्ड तो आपको उसकी में आपकी फील्ड को सिलेक्शन करते हुए आप बताते हो ना, वो तो उसके आप उससे कंसर्न नहीं है। आप उसको ट्रांसलेट कर रहे नहीं वो टेक्स्ट के अंदर कर लेती है। देखो यहाँ पे आप उसको हाइड करने के लिए आप उसको सिंपल इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे देते हो कि इसको ठीक हो गया। अब ये पासवर्ड में टाइप होगा अब, लेकिन आपको टेक्स्ट तो आ रहा होगा ना, कोड बिहाइंड टेक्स्ट ही है ना, सर्वर जनरेट कर रहा है सारा कुछ, सर्वर दो स्ट्रिंग्स आपने पास कर दी, ठीक है। दो स्ट्रिंग नहीं पास की, दो वेरिएबल के अंदर जो यूजर ने डाटा पास किया वो मैंने दो यूजर के उसके वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया। अब डेफिनेटली यूजर ने पासवर्ड एंटर कर रहा है, उन दोनों के अंदर टेक्स्ट के अंदर आ रहा है, वो मैंने इसके अंदर सेव करवा लिया। अब मैं सेव करने के बाद एंटिटीज मैंने किस नाम से बनाई थी, वो मैंने टेस्ट डीबी एंटिटीज बनाई थी, टेस्ट डीबी के नाम से। वो देखो मुझे एंटिटीज शो हो गई। मैं उसको एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, मैं कहता हूँ उसका नाम ABC XYZ व्हाट्सएवर, ये मेरी यूनिवर्सिटी है। न्यू के कंस्ट्रक्टर के साथ मैं उसको एक जनरेट कर दिया। कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट तो है ना, आपको वो भी बताना पड़ेगा। अभी क्या कहते हैं, हमारे पास तमाम एंटिटीज अवेलेबल होगी, ठीक है। अब क्या करना है, बेसिकली हमने चेक करना है कि भाई वो अब जो मेरे पास जो डाटा अवेलेबल है उसके अंदर ये हमारे पास ये लॉगिन जो यूज़र ने प्रोवाइड की ये अवेलेबल है कि नहीं। मैं कहता हूँ, मैं क्वेरी लिख लेता हूँ वार, ठीक है। वार एक टाइप है वेरिएबल की, वार उसको मैं नाम देता हूँ कि मैं कहता हूँ क्वेरी, ठीक है। ठीक है। और इसके अंदर स्ट्रक्चर का स्टाइल ये होता है कि आप लिखते हो उसके अंदर फ्रॉम किस से, मैं कहता हूँ कि यार जो डाटा आएगा वो किस में आएगा, मैं कहता हूँ वो आएगा हमारे पास किस यूज़र यू, ठीक है। फ्रॉम यू इन किसके अंदर, अब मैं देखूंगा कि मेरे पास एंटिटीज ABC की एंटिटीज हैं, उसके अंदर मैं कौन सा टेबल देख रहा हूँ, यूज़र वाला टेबल देख रहा हूँ।
टेबल भी अगर कहते हैं तो जनरेट कर लेता हूँ इसमें एंटिटी, और इसके अंदर अब मैं अगर इसका टेबल है लॉगिन, इसका एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लेता हूँ। दोनों चीज़ अगर सही हैं तो लॉगिन करें, देन वेरिएबल पे और क्यूरी में आके एंटिटीज के साथ मिलके टेबल पे जाए। logins dot even dot logins dot, ठीक है, where, ठीक है, where आपके पास जो है ना इसकी ये जो है ना u डॉट, आप u डॉट आप क्या करें नेम, उसकी u के अंदर नेम है ना फर्स्ट फील्ड, आपको नेम इज इक्वल टू किसके बराबर होनी चाहिए, आप इसको क्या यूजर टीबी यूजर नहीं, इसको ऊपर आपने टीबी यूजर को आपने यूजर करके सेव किया है, ठीक है, और एंड आप क्या कहते हो यू डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, पास, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ कि सिलेक्ट यू, आपके पास ये पूरी क्यूरी बन गई, ठीक है, ठीक है। अब मैं इस टेबल को अगर कमेंट कर दूँ, यार इस टेबल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उस वक्त पता नहीं क्यों नहीं कर रहा था, डेटाबेस में टेलिसेंस क्यों नहीं काम कर रहा था, मैं उसको कमेंट कर दिया, लेकिन अब ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि इफ़, ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट बना रहा हूँ कि अब मैं इस क्यूरी जो है, ये जो क्यूरी मेरे पास आ गई है, क्यूरी डॉट एनी फंक्शन है कि कोई अगर क्यूरी आपके पास आ जाती है, ठीक है, क्योंकि डेटाबेस में चेक करेगा, रिजल्ट उसको मैच करेगा तो कोई रिजल्ट मिलेगा। अब उसकी बेस पे आप कोई एक्शन करो, आप रिस्पॉन्स आपकी गाड़ी तो नहीं ऑन डॉट रीडायरेक्ट, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट करो, ठीक है। किस पेज पे आप उसको भेजना चाहता है, अबाउट अस के पेज पे मैं इसको भेजना चाहता हूँ। अगर ये अगर लॉगिन हो जाता है तो अबाउट अस को पेज देखो कहाँ गया, अबाउट अस रख लो, about .aspx, ठीक है, आपका ये पेज इस पे रिडायरेक्ट कर जाएगा अगर आपका ठीक हुआ। अगर आपके पास कोई रिजल्ट इसके अंदर आया, एल्स पोर्शन में आप कर देते हैं, मैसेज बॉक्स, ओहो ये बहुत तंग कर रहा है मैसेज, बल्कि आप वहाँ पे कोई लेबल रख लेते हो, वहाँ पे मैसेज बॉक्स एप्लीकेशन के अंदर पॉपअप करवाता है, यहाँ पे मैं कोई लेबल रख लेता हूँ, उस लेबल के अंदर मैं प्रिंट करवा देता हूँ, क्योंकि वो पॉपअप का कंसेप्ट जो है ना उसके अंदर कोई लॉजिकल इतना कोई अच्छा लगता नहीं है। लेबल है, लेबल का नाम मैं रख लेता हूँ LBL एरर मैसेज, ठीक है, LBL एरर, ठीक है। और ये शुरू में जो है ना इनविजिबल होगा, इसको मैं कहता हूँ कि इसकी जो है ना फर्स्ट जो है ना विजिबल है, विजिबिलिटी इसकी फॉल्स होगी, ठीक है। अब ये नज़र नहीं आएगा जब पॉपअप होगा फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना एक लेबल आ जाएगा। अब लेबल की कोडिंग मैं कर रहा हूँ, अब मैं दोबारा इसकी सोर्स कोड में गया और मैं क्या एस कोर्स में गया, ओके, LBL एरर डॉट टेक्स्ट, उसके अंदर टेक्स्ट है, वो आपने उसके अंदर क्या सेव करवाना है, उसके अंदर मैं कहता हूँ इनवैलिड, स्पेलिंग देख लेना यार, मुझे स्पेलिंग बड़ा मुश्किल है, ठीक है। डिक्शनरी साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है क्या यार, बता दो स्पेलिंग यार, बड़ी शर्म की बात है, कार्ड हो रही है वीडियो, VALID जी, बस ठीक है। पासवर्ड बाद में तो जो रिकॉर्ड होने की वो तो हो चुकी है, कोई बात नहीं।
अब हमारे पास ये जो है ना वो मैसेज शो करवा देगा। ठीक है, अभी इसको अंदर चेक करते हैं कि ये काम भी करता है कि नहीं। हमने प्रोजेक्ट को सेव किया, सेव करने के बाद इसको बिल्ड किया। ठीक है, बिल्ड करने के बाद हम इसको अब रन कर रहे हैं। रन करते हैं तो हम देखते हैं कि एरर, हाँ इसमें एरर एक्सपेक्टेड कोई कामा हमने मिस कर दिया। भाई कहाँ पे कामा मिस किया है बताओ ना ज़रा। लाइन नंबर 32 लाइन नंबर 32 किधर गई? इसके बाद हाँ सॉरी, यहाँ पे हमने कामा नहीं दिया। ये चीज़ें तो आप नज़र में रखो ना भाई, ये तो सोए हुए हो, सोए हुए नहीं रहना। ठीक है, अब बिल्ड सक्सीडेड हो गया। अब ये प्रोजेक्ट आपके पास पेज रन कर गया। अब डिफ़ॉल्ट पेज पे हम यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे। अगर वो उसको मैच करता है तो वो जाएगा। हम पहले रॉन्ग दे देते हैं। ठीक है,